नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी आदिवासियों की। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को भी कई बड़ी बैठकें हुई। क्लस्टर प्रभारियों समेत संगठन के तमाम पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे और बैठक में रणनीति बनी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव का शंखनाद आदिवासी इलाके से करेगी। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी 11 फरवरी को झाबुआ दौरे पर आ रहे हैं। इधर बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस निशाना साध रही है, लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी क्षेत्रों से चुनाव का आगाज करने के मायने क्या है और इस बार आदिवासी वोटर्स को लुभाने में कौन कितना कामयाब होगा। आज चर्चा नहीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का प्लान तैयार, झाबुआ से चुनाव का करेगी आगाज। आदिवासी बहुल जिला झाबुआ से बीजेपी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 11 फरवरी को झाबुआ का दौरा कर सकते हैं। आदिवासी क्षेत्र से चुनाव का आगाज करना सियासी समीकरणों के लिहाज से काफी अहम होगा। दरअसल शनिवार को लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, एमपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और एमपी बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान क्लस्टर प्रभारियों की पहली बैठक में भी पीएम मोदी के दौरे पर चर्चा हुई। साथ ही अमित शाह के साथ पार्टी के दूसरे दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए एमपी आ सकते हैं। छिंदवाड़ा में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की सभाएं हो सकती हैं। बीजेपी का कहना है कि उसका पूरा फोकस हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने पर है। प्रत्येक बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के संकल्प के साथ जो आप लोग लगातार इस बात को देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, यानी ये चुनाव देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर विधानसभा में भी लड़ी थी और हम फिर भी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है और यही रणनीतिक तैयारी आज की बैठकों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया। बीजेपी ने तो भोपाल के क्लस्टर सिस्टम में भी बदलाव कर दिया है। इसका प्रभार अब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को सौंपा है। जाहिर है कि बीजेपी ने एमपी को 7 क्लस्टर में बांटा है। वही पीएम मोदी के दौरे और बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी झूठा विकसित भारत लेकर घूम रही है। प्रदेश की देश की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठा विकसित भारत लेकर जिस तरह से घूम रहे हैं और जिस तरह से षड्यंत्र करके प्रदेश में सरकार बनाई है, दूसरे प्रदेशों में भी डरा धमका के सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इनको पूरी तरह से पता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया होगा। बीजेपी की बैठकों से जो बातें छिनकर आ रही हैं, वो यही है कि बीजेपी फिर आदिवासी वोटर्स पर फोकस करने जा रही है। बीजेपी की कोशिश इस बार भी आदिवासी सीटों पर बढ़त लेने की है, क्योंकि प्रदेश में आदिवासी वोटर्स की संख्या करीब 22% है। 29 सीटों में से भी 6 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं और फिलहाल सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लिहाजा पार्टी फिर आदिवासियों को साधने में जुटने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से आदिवासी वोटर और ये बैठकें कितनी महत्वपूर्ण है, इसी को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और अभी तक तो बीजेपी विधानसभा चुनाव के पहले कह रही थी कि हमको वोट शेयर 51% ले जाना है, लेकिन जब वोट शेयर विधानसभा 58% हो गया तो बेंचमार्क बढ़ा के 68% कर दिया है। तो पहले तो इसको किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि 68% के बाद तो ये कि अगर 51 और 49 भी होता है तो 2% में आप अपर हो जाते हैं, बाकी सब साफ हो जाते हैं। देखिए मनोज जी, आदमी हमेशा आगे के रास्ते की तरफ ही देखता है, पीछे की तरफ नहीं देखता।
और विधानसभा चुनाव में यदि बड़ी संख्या में वोट भाजपा को मिले हैं तो वो कोशिश रहेगी कि 10% बढ़ाने की बात, जहां तक मुझे लगता है 10% उन बूथों पर बढ़ाने की बात होगी जिन बूथों पर वोट कम मिले हैं। अब सब में 10% बढ़ाने की बात लेकर के चलेंगे तभी ज्यादातर जो है बूथों को कवर किया जा सकता है। बिल्कुल। और मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है, विचार मंथन कर रही है कि विधानसभा के चुनाव परिणामों की दृष्टि से जिन जिन सीटों पर कमजोर रहे हैं उन सीटों पर कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए। हम मुरैना को देख रहे हैं, मुरैना सबसे कमजोर स्थान रहा, तो वहां से लगातार जो है कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। बिल्कुल, वहाँ की महापौर की मुलाकात भी हो गई सिंधिया से कल शुक्रवार को। हाँ, तो वो भी धमाका होने वाला। अशोकनगर के कुछ लोग अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, आज हुए हैं। इससे पहले राकेश मवई साहब जो मुरैना से विधायक रहे थे वो भाजपा में शामिल। जबलपुर में जो उम्मीदवार थी विधानसभा में वो भी आज शामिल हो गई बीजेपी में। हाँ, वो भी शामिल। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि या तो भाजपा के प्रति आकर्षण बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी साहब का स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि यदि आपको हराना है तो जरा बनारस हरा के बताइए। बिल्कुल। तो इससे ये तात्पर्य समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति के बारे में सभी राजनीतिक पार्टियां समझ रही हैं और उसी के हिसाब से अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये तो 2014 में अरविंद केजरीवाल भी समझ गए थे, बनारस जाके समझ गए, बड़े बड़े लोग समझ गए साहब कि कौन कितने पानी में है और वास्तविक स्थिति क्या है। तो आप देखिए, हम कमलेश्वर जी को सुन रहे थे कि किस तरीके का और कांग्रेस का भाजपा का सफाया हो जाएगा। भाई, जनता से कितनी दूरी बनाओगे? जो पिताजी की सीट थी वो खुद जीत नहीं पाए और आप ये कह रहे हो कि सफाया हो जाएगा, तो क्या हर जगह जाके वोटिंग मशीन का मैनिपुलेशन किया जा सकता है क्या? ये सब मेरे को लगता है कि यदि चुनाव आयोग के माध्यम से ये करना पड़े पूरे देश में कर लेंगे। फिर कर्नाटक में इनको देने की क्या आवश्यकता है, तेलंगाना में इनको देने की क्या आवश्यकता है? तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि आप कुछ भी बोलो जनता तो समझती नहीं है क्या, तो सबकी समझ में आता है। आज भाजपा वाले यदि ये कहने लग जाएंगे कि हम आसमान के तारे तोड़ लाएंगे तो कौन मान लेगा इस बात को? सबको ये मालूम है कि जितनी आर्थिक परिस्थितियां, जिस प्रकार का बजट है, कार्य क्षमता और बेहतर प्रबंधन करना एक विषय अलग हो सकता है, लेकिन वादे तो वही हो रहे हैं ना। और भाजपा ने जिस तरीके से काम करके बताया मनोज जी, कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि कौन जोखिम उठाएगा देश को गठबंधन के और ऐसे लुटेरे गठबंधन के हाथ में देने की जोखिम कौन उठाएगा, जो केवल ईडी के नोटिस इसलिए डर के मारे नहीं ले रहे हैं कि उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके मन में ये सब बैठा हुआ है। शनिवार को तो उन्होंने क्राइम ब्रांच का भी नहीं लिया है। हाँ, वो भी कह दिया मेरे कर्मचारियों के आधार से इनको दे दीजिए आप, तो स्टाफ को दे करके गए आज, वो दोपहर में दे गए स्टाफ को। तो वो इसलिए मैं कहने का शुद्ध रूप से ये मामला है कि देश की जनता को 3 चीजें समझ में आ रही हैं। पहली ये समझ में आ रही है कि सरकार चलाने का सलीका किसके पास है, किसके पास दूरदृष्टि और दूरदृष्टि के हिसाब से कदम ताल करते हुए वहां पहुंचने की क्षमता किसके पास है, एक बात। दूसरा जो है, राम मंदिर का ऐसा मामला है जिस मामले के अंदर अपने आप पंख लगे हुए हैं और देश का मतदाता ये मान करके चल रहा है कि इतना बड़ा 500 साल का मामला निपटा दिया, और जहां देखो वहां सब चीजें प्रमाण मिल रहे हैं। आप देखिए वहां जो है व्यास की जो परिसर था वो खुल गया है, ज्ञानवापी में बिल्कुल तहखाना, हाँ तहखाना खुल गया है। इधर जो है वो कोई सूचना के अधिकार के तहत किसी ने मांग लिया तो वो अंग्रेजों के जमाने का बता दिया कि वहां जो है एक मंदिर होता था जिसको तोड़ करके औरंगजेब ने बनवाई बाद में, वो सब प्रमाण आ गए उसके अंदर। सूचना के अधिकार में ही विभाग देने लग गए, क्या करोगे आप इसको? इसका मतलब ये है कि इस देश के अंदर बहुत कुछ छुपाया गया था और ये खुल रहा है। इसलिए हो सकता कल को कांग्रेस कह दे कि सही है, आरटीआई तो हमने, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमने लागू किया था, इसलिए जो मंदिर अगर बनता है भविष्य में तो उसमें हमारा योगदान है। जैसे वो कांग्रेस को उसका श्रेय बिल्कुल कांग्रेस को देना चाहिए कि आरटीआई आप लेके आए थे और अभी हमारे सामने हमारे ओरिजिनल तथ्य मिल रहे हैं। जी, तो ब्रजेश जी तथ्य मिल रहे हैं। आदिवासी सीट, क्योंकि पहले जो कहा जाता था, जो ममता बनर्जी ने कहा कि दम हो तो आप बनारस जीत के दिखाइए, ये पहले मध्य प्रदेश में झाबुआ के लिए कहा जाता था। और जब 2003 में पहला नतीजा झाबुआ का आया तो उसके बाद ही दिग्विजय सिंह ने हार मान ली थी। तो अंदाज लगा सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण सीट है। हालांकि हमने देखा पिछले 2 चुनाव से बीजेपी अच्छे मार्जिन से लगातार उस सीट को जीत रही है और इस बार भी शुरुआत वहाँ से, और इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि बगल में गुजरात भी और राजस्थान भी है और वहाँ के आदिवासी वोटों पर भी निश्चित तौर पर नज़र होगी क्योंकि लोकसभा का मामला है।
तो तैयारियों को, इस तैयारी को किस नज़रिए से देखा जाए कि पहला गढ़ झाबुआ आदिवासी बहुल इलाका, क्योंकि 6 सीटें और 22% आबादी है। देखिए मनोज जी, आदिवासी बड़ा फैक्टर है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें या गुजरात की बात कर लें। ये बेहतर तरीके से बीजेपी जानती है और वो उस क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है। आरएसएस भी हम प्रयासरत है, उन क्षेत्रों में काम करती है साइलेंट तरीके से, और उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। तो बीजेपी कभी मुगालते में नहीं रहती मनोज जी। जो हम बात कर रहे थे, जो शर्मा जी भी कह रहे थे कि यदि 58% उनको मिल गए हैं तो आगे कई लक्ष्य रखेंगे ना। वो ऐसा नहीं करते ना, जैसा कांग्रेस यदि एक दमोह उपचुनाव जीत जाती तो दमोह फार्मूला कहने लगती। अभी कमलेश्वर पटेल को सुन रहे थे, शर्मा जी ने भी जिक्र किया, कमलेश्वर पटेल कह रहे थे कि पूरे देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तो उनकी हालत कैसी है मनोज जी कि घर में खड़े होकर हाथ बांधकर साफ हो जा, साफ हो जा। भाई साफ कैसे होगा? घर साफ करने के लिए आपको झाड़ू उठाना पड़ेगी, आपको कमर झुकाना पड़ेगी, हाथ चलाना पड़ेंगे, सिर्फ कहने से नहीं होता। तो कांग्रेस की मनोस्थिति यही हो गई है, वो ये कहती है कि देश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, सफाया होने वाला है, क्योंकि वो झूठा विकसित भारत लेकर चल रही है। झूठा विकसित, वो जनता को क्या मूर्ख समझते हैं कांग्रेस वाले? आप सोचिए कि यदि कुछ तो कर रही होगी ना, जो दिख रहा है, चाहे सड़कें देख लीजिए, चाहे जो विकास की रफ्तार देख लीजिए, चाहे जो लंबे सदियों से हम देख रहे हैं, दशकों से जो मामले अधर में लटके हुए हैं, जो एजेंडा वो लेकर गए थे, जो बात लगातार बढ़ रही, तो जनता देख रही है ना, उसकी आंखें खुली हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस वालों की आंखें नहीं खुली हैं, उनको सब भ्रम ही दिख रहा है। लेकिन जनता समझदार है। इसी आधार पर हमने देखा है कि 2018 में क्या परिणाम आए थे, और फिर 2019 में चुनाव हुए कुछ महीने ही बाद, तो मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। बीजेपी के बड़े नेता जिस तरह से किनारा कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं 2 साल बचे हैं मेरे, मैंने चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरुण यादव भी वैसे ही संकेत दे रहे हैं, क्योंकि और अब अजय सिंह ने भी खुलकर बोल दिया। ये नेता हैं, भाप जाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बड़े नेता देखिए भाप गए, वो समझ गए हैं कि माहौल कैसा है, जनता का मूड क्या है। तो इस समय यदि वो मैदान में उतरेंगे तो निश्चित तौर पर उनका एक तरह से जो दिग्गजों का, जो छत्रपों का तमगा लगा हुआ है, वो और कहीं ना क्षतिग्रस्त ना हो जाए। कमलनाथ इसलिए कदम आगे बढ़ गए कि भैया कोई किसी से बंधा नहीं, जिसको जहां जाना चला जाए। हाँ देखिए, और रही बात आदिवासी सीटों पर, तो बीजेपी कोई पहली बार फोकस नहीं कर रही है मनोज जी। आप विधानसभा चुनाव से भी पहले देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री, आप चाहे आदिवासी नायकों की बात कर लें, चाहे जो उनके नाम रखने की बात हो, चाहे रानी कमलापति के नाम पर स्टेशन रखने की बात हो, चौरायों के नाम रखने हो, चाहे छिंदवाड़ा में प्रतिमा के नाम, लगातार उस वर्ग में, उस वर्ग को वो सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, उस वर्ग को साधने। क्योंकि ये वर्ग कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, तो खिसक गया ना आपसे, इसलिए खिसक गया कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और ये जो बात हम कर रहे थे महापौर की, यदि मुरैना की, तो ये कोई पहला मामला नहीं है। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, बीजेपी मान चुकी है कि जो जनाधार वाले नेता हैं उनको हमारे पाले में लाने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, आप सार्वजनिक मंच से यदि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं ओमकार मरकाम से कि आप गलत पटरी पर बैठे, आ जाइए, तो ये ऑफर ही है ना। और क्या बुराई है इसमें? जनाधार वाले नेता हैं, उनका अपना वजूद है, पार्टी का वजूद नहीं है, वो जो लगातार जीतते आ रहे हैं। इस वजह से ऐसे नेताओं को लाने में क्या बुराई है, ताकि वो मुख्य धारा में आए, क्षेत्र का विकास बेहतर तरीके से करें, उनका उपयोग सदुपयोग हो सके, और उस दिशा में बीजेपी काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस में जो आपने जिक्र किया, कमलनाथ जी कह रहे हैं कोई पार्टी से थोड़ी नहीं बंधा है, जिसकी जो मर्जी चला जाए। तो पार्टी से नहीं बंधा, कोई पार्टी मतलब पार्टी बड़ी नहीं, जब राहुल गांधी व्यक्ति बड़ा है कि राहुल गांधी जैसा नेता जब कह रहा है कि भैया हेमंत बिस्वा शर्मा या देवड़ा जैसा, मिलिंद देवड़ा, जो कि जिनके पिता और उन्होंने 5 दशक पार्टी की सेवा की, वो कहते हैं ऐसे लोगों के कांग्रेस में स्थान नहीं, तो फिर कांग्रेस में स्थान किसका, ये भी बताना चाहिए। लेकिन शर्मा जी, सबसे बड़ी बात कि सारे फ्रंट खुले हुए हैं कि 4 तारीख से अब जो है गांव में रात उतारेंगे कांग्रेस, बीजेपी के, माफ कीजिए, बड़े नेता। मंत्रियों की ट्रेनिंग पहले चल रही है, क्लस्टर प्रभारियों के कामकाज में थोड़ा बदलाव किया गया है कि राजेंद्र शुक्ला को जो भोपाल के क्लस्टर बनाया 4 सीटों का, उसका प्रभारी बना दिया गया है। चौतरफा रणनीति के साथ काम हो रहा है, यानी ऐसा कि चुनाव जैसे कल ही होना है। लोकसभा के कार्यालय खुलने शुरू हो गए। बिल्कुल। तो जी भाजपा का काम करने का तरीका, और उसमें थोड़ा जोड़ रहा हो सकता है कल रविवार है तो कांग्रेस का तो दफ्तर का ताला ना खुले। नहीं हो सकता है कि भाजपा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हो जाएं। ये भी बड़ी आज हाँ, ये तो इसमें कोई ये चर्चा की बात ही नहीं है। मनोज जी, एक बड़ी क्लिपिंग देख रहा था आज मैं, एक पत्रकार ने कमलनाथ जी से सवाल पूछा कि आपके ये चर्चा है कि आप जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चर्चाएं हैं, चलने दीजिए, चलो चलो चलो। वो नरेंद्र सलूजा जी ने उसको ट्वीट भी किया है। तो आप ये देखिए कि
मैं आपके चैनल पर सबसे पहला पत्रकार था जिसने ये कहा था कि भाजपा की सरकार बनने वाली है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि कमलनाथ जी जो हैं वो किसी उद्योगपति के कहने से पूर्व मुख्यमंत्री बनकर के भाजपा को लाभ पहुंचाएंगे। मेरी दोनों बातें सही निकली हैं। मैं तीसरी बात बार बार नहीं, कहता आपके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से संबंध हमको पता है। मैं आपको तीसरी बात जो है मेरी प्रमाणित होने की संभावनाओं पर मैं अडिग हूं कि कमलनाथ जी के परिवार का व्यक्ति यदि छिंदवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा तो भाजपा की टिकट लड़ेगा। ये मैं पहले दिन से आपको ये तब कह रहा हूं जब विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे। बिल्कुल। तो ये संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, इन संभावना से ओझल नहीं हो जा सकते। लेकिन भाजपा के बारे में ये बात कहना पड़ेगी मनोज जी कि सभी क्षेत्रों में आपके पहुंच है, सभी क्षेत्रों में निरंतरता है। चाहे आपने मंत्रिमंडल का उल्लेख किया, ये जितने आपने उल्लेख किए उनसे मेरी सहमति है, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि आदिवासी अंचलों में जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काम किया है और अब प्रधानमंत्री जी स्वयं झाबुआ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आदिवासी अंचलों में अपना एक संदेश देंगे। अमित शाह जी जो है वो पहले आ चुके थे जब जबलपुर क्षेत्र के अंदर मंडला और डिंडोरी और इस क्षेत्र के आदिवासी अंचलों में वो दौरा कर चुके थे, अब फिर से करेंगे वो। प्रधानमंत्री जी को झाबुआ से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मोदी का चेहरा, मोदी के चेहरे के अंदर आगे चेहरा, पीछे भगवान श्री राम लला दिखाई दे रहे हैं सबको, पूरे देश भर को। तो वातावरण तो काफी अनुकूल है और उस अनुकूलता में बिना जोखिम उठाए सारी की सारी पार्टी लगातार लगी हुई है। और मैं फिर एक बात को कहना तो राम मंदिर और इस अनुकूलता में कहीं कहीं नंदी भी दिखाई पड़ेंगे क्या? नंदी दिखाई पड़ गए, पड़े क्या होते हैं? नंदी जिधर देख रहे थे उधर बाबा दिख गए। नहीं, चुनाव के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं वही कह रहा हूं कि कई नंदी आएंगे अभी अब देखते जाओ। मुझे जो सूचना है मनोज जी, उस सूचना के आधार पर मैं आपके चैनल पर यह बात कह सकता हूं कि आने वाले समय में बड़े परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। जो इंडी गठबंधन में बना था ये पूरी तौर पर बिखर जाएगा। चुनाव में पहले जैसा यूपीए की पोजीशन हो जाएगी, यूपीए के लोग जो हैं उसमें से भी काफी लोग छटक जाएंगे। इस समय तो बचा ही नहीं, अब तो इंडिया हो गया, इंडिया का भी एन बाहर हो गया अब तो। मैं एक निवेदन मनोज जी कर दूं कि आप ये देखिए कि कोई भी राजनीतिक दल जो मोदी से पंगा लेने की राजनीति करेगा उसकी जनता उसको पसंद नहीं करेगी। आप देखिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया, नीतीश कुमार की वापसी हो गई। भगवान जिसके भाई दारुण दुख देने वाला है उसके बारे में कोई क्या कह सकता है? अब आप बताइए कि आडवाणी जी को मिला आज जो पुरस्कार मिला है भारत रत्न वाला, तो इस सम्मान के बाद देश में क्या एक वातावरण बनने वाला है? कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि आडवाणी जी को और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को अलग थलग पटक दिया, एक संदेश भी गया और एक जो है सम्मान भी मिला। तो कांग्रेस ने भी उसकी प्रशंसा कर दी है उसका। और आप एक चीज नहीं, कांग्रेस ने प्रशंसा करी, कांग्रेस के लोग आलोचना कर रहे हैं। देखिए एक बात जबरन में लोग पैदा कर रहे हैं कि भाई आडवाणी जैसा दिग्गज राजनेता जिसने बरसों राजनीति की है, सुचिता की राजनीति की है और किसी मामले में वो इस्तीफा देकर के पार्लियामेंट न आने की बात कह करके चले गए हवाला मामले में। लेकिन आप थोड़े दिन बाद क्यों चर्चा निकलवाना चाहते हो भाई राजीव गांधी जी का पॉलिटिकल जीवन क्या था जो आपने उनको भारत रत्न दे दिया? तो ये सारे प्रश्न क्यों उठाना चाहते हैं ये लोग आलोचना करके? देश को यदि महान लोगों की लिस्ट बढ़ रही है तो बढ़ने देना चाहिए। कल कांग्रेस के कुछ लोगों, अब उस समय प्रणब मुखर्जी साहब को दिया, वो तो कांग्रेस के नेता थे ना। कर्पूरी ठाकुर को दिया, वो तो समाजवादी नेता थे ना। तब आपके जहन में क्यों नहीं आई ये सब बातें? तो क्योंकि आप केवल पिछड़े और अपने लोगों के बारे में बातें करते हो, लेकिन आडवाणी जी के बारे में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें करना चाहिए, शोभादायक नहीं हो। भारत रत्न जैसा सम्मान जो उसको विवाद का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। तो ये भी मामला कहीं न कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से भी लोकसभा चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दे बनने वाले हैं। तो ब्रजेश जी मुद्दे तमाम सारे हैं, कांग्रेस की भी हम कई बार बात करते हैं। अभी तो ये वो चिंता में कि चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। पार्टी अध्यक्ष कुछ कहता है, सज्जन सिंह वर्मा कुछ कह देते हैं, फिर कह देते हैं 14-15 युवा होंगे, बाकी सब अनुभवी होंगे। तो 15 अनुभवी अगर उनसे पूछ लो तो 15 में से 8 तो मना ही कर चुके कि चुनाव नहीं लड़ना है। और वो युवा 14-15 कौन है जिसको कांग्रेस इस जोखिम भरे चुनाव में उतारना चाहिए और वो रिस्क लेंगे? और जो बीजेपी की जो तैयारी हम देख ही रहे हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि वरिष्ठ नेताओं के हम जिक्र कर रहे हैं कि वो 14-15 वो ये कह रहे हैं कि लड़ना चाहिए उनको। अब ये तो कांग्रेस है ना मनोज जी, पार्टी तो कह नहीं सकती है जिस तरह से कमलनाथ जी भी कह रहे हैं।
कि भैया तो जिसको कहता है नहीं लड़ना वो भी लड़ लेता है। हाँ, अब जो नकुल लड़ना नाते चाहता और है तमाम तब उदाहरण पार्टी हैं। उसको टिकट नहीं देती। अरुण यादव उदाहरण है, वो उपचुनाव में लड़ना चाहते थे, पूरी ताकत लगा दी थी उनने, तो पार्टी ने कहा भैया राम राम, आपका तो सर्वे में नाम नहीं है, और किसी एक घर बैठे आदमी को लंबे समय से उठा के चुनाव मैदान में उतार दिया। अब जब अरुण यादव की इच्छा नहीं है तो पार्टी कह रही कि बड़े नेताओं को लड़ना चाहिए। तो ये तो कांग्रेस की स्थिति है, जब वो लड़ना चाहता है आदमी उसको लड़ाती नहीं है, जब लड़ना नहीं चाहता, जब वो भांप जाता है कि परिस्थितियां क्या है, तब कहती कि लड़ना है। लेकिन कांग्रेस में पार्टी बड़ी नहीं होती, नेता बड़े होते हैं। यदि नेताओं ने सोच लिया कि वो नहीं लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता मनोज जी कि पार्टी उनको लड़वा सके। यदि अजय सिंह कह रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा तो हो सकता है पार्टी भी मान जाए, ठीक है। दो चुनाव हार के बहुत मुश्किल बेचारे विधायक बने। और फिर आप कहते हो कि ऐसे मौके पे उनको टिकट दे दे, तो फिर गिनती करते हो कि 3 बार हारने वालों को टिकट करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी तो विशेष रूप से ये कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना क्योंकि उनका राज्यसभा का समय बचा है। 2 साल सबको बचे। मालूम है कि सबको मालूम है जिस दिन वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे ये वाली सीट भी भाजपा के पास चली जाएगी, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस को थोड़ी मिलना है। उपचुनाव में तो बहुमत वाले जिसके ज्यादा विधायक है उनको मिलना है। तो दिग्विजय सिंह जी वाली सीट जो आज कांग्रेस के खाते में 2 साल रह सकती है वो 2 साल के लिए भाजपा की चली जाएगी। तो इस बहाने उनको मौका भी मिल गया है कि वो मैदान में ना उतरें, क्योंकि वो उतर के देख चुके हैं ना कि भोपाल जैसी सीट से वो लड़े, जो कह रहे थे कि हाँ 50,000 से नहीं 1 लाख से 1.5 लाख से जीत जाएंगे, लोगों के एहसान है, मुख्यमंत्री 10 साल राजधानी में रहे, तो उसकी बदौलत उनको कुछ फायदा मिल जाएगा। नहीं मिला, तब परिस्थितियां और थी। अब तो और माहौल एक तरह से और बीजेपी का हो गया, राम में माहौल हो गया, तब तो और ज्यादा भोपाल में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनका किनारा ही करना ठीक है। रही बात मनोज जी के बीजेपी लगातार क्यों, लेकिन ग्वालियर से अशोक सिंह 3 बार चुनाव हार गए, 4थी बार भी नाम चर्चा में। मैं वहीं आ रहा था कि बीजेपी के पास फहरिस्त बहुत लंबी है, चुनाव लड़ने वालों की कतार बहुत लंबी है। लेकिन आप सोचिए कि कांग्रेस में यदि आप जिक्र करते हैं 29 सीटों पर, तो आप गिने उंगलियों पे नाम गिन लीजिए कि कौन दिग्गज हैं, किसको लड़ा सकते हो। उनमें भी आधे दिग्गज ऐसे हैं जिनको आप दिग्गज कह रहे हो, जो विधानसभा चुनाव में, या तो गोविंद सिंह की बात कर लो, बड़े नाम है, बड़े नेता हैं, तो उनको आप इसलिए जिक्र कर रहे हो कि चलिए भाई हार गए तो यहाँ लड़ा लेते हैं। सज्जन सिंह वर्मा दिग्गज हो गए, और जो चर्चा है दिग्गजों की उनमें कौन है, लक्ष्मण सिंह है, हारे हुए हैं, प्रियव्रत सिंह की बात करने लगे, जयवर्धन सिंह की बात करने लगे, मुश्किल जीते हैं, क्यों? कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, ये दिग्गज बचे हैं। अब फोन करने के बाद जीते हैं मनोज जी, फोन करने के बाद जी। तो आप देखिए ये हालात हैं, फोन करने के बाद जीते हैं। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है। जी हाँ जी, ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, तो फोन करने के बाद यदि जीत जाते हैं तो ये भी तो देखिए आप हालात क्या, क्यों नहीं आरोप लगाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जब मेरे आदमी को जिता सकते हो आप फोन करके, तो अपनों को कितना जिता रहे हो। लेकिन उनको फिर ये भी पता है ना कि किसको फोन करने से ईवीएम से जीत सकते हैं, अगर ये बात है तो। लेकिन इसका खुलासा नहीं कर रहे। कहीं तकनीकी मामले नहीं है साहब, तकनीकी मामले नहीं है मनोज जी। हो क्या रहा है कि आप उस बात को नहीं कहना चाहते जिसमें आपकी कमजोरी दिखती है। आप सीधी बात यह है कि कोई भी नेता बीजेपी को छोड़ करके, किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता जनता के बीच में नहीं जा रहा, वो केवल चैनलों पर रहता है, वो केवल जो है आम सभाओं में भाषण देने की कोशिश करता है, लेकिन डोर टू डोर जा करके अपना चेहरा बताने का साहस नहीं है किसी में भी। आप भाजपा के नेताओं को देखिए, सभाएं अपनी जगह है, प्रधानमंत्री जी की सभाएं अपनी जगह है, लेकिन कार्यकर्ता जिस तरीके से घर घर जा करके हितग्राही को ढूंढ करके बात कर रहा है, इस प्रकार से बात करने की मानसिकता एक जमाने में कांग्रेस होती थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर पहुंचता था, आपको हमको भी आकर के मिलता था। आज तो कहीं ढूंढे ही नहीं मिलते अन्य पार्टी के लोग जो है। तो यही तो दिक्कत है ना कि कांग्रेस भी यही मान के चल रहे हैं कि विजन होना हो, टेलीविजन तो है जिस पर अपनी बात कह लेंगे, और पब्लिक को वोट देना हो तो दे ही देगी। बहरहाल अब समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने चुनावी रणनीति अपनी तेज कर दी है, या कह दे कि चुनाव की दुंदुभी बजा दी है। और ये पहली बार नहीं, हमने देखा कि हर एक चुनाव जब खत्म होता है और उसके बाद अगले चुनाव की तैयारी पार्टी शुरू कर देती है। और इस बार भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो चुनाव का ऐलान हुआ नहीं और पार्टी इतनी जल्दबाजी में क्यों, जबकि अभी 2 महीने पहले ही पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई है विधानसभा चुनाव में। 230 में से 163 सीटें हैं। लेकिन यही बीजेपी और यही उसकी कार्यशैली है जो उसे बाकी दलों से अलग खड़ा करके नजर आती है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।